एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंगवान के घर में जियालिंग के वेलकम के लिए काफ़ी सारी तैयारियां चल रही होती है। मॉम बहुत ही अच्छा खाना बना रही थी। वो चैंगवान को खुद की हेल्प भी नहीं करने देती और उसे जाकर बस तैयार होने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम जियालिंग को देखते हैं। वो जैसे अपने घर से चैंगवान के घर पर जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसकी मॉम उसके घर पर पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि तुम भूल गए, हमने कहा था ना कि तुम मिस ज़ांग की डॉटर से मिलने के लिए चलोगे। पर वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड ने मीटिंग अरेंज की है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। अब अपने डैड का नाम सुनकर वो बोल देता है कि मैं वहाँ पर सिर्फ जाकर थोड़ी सी बातें करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा और ये सिर्फ आखिरी बार हो रहा है। वो वहाँ पर मिस ज़ांग की डॉटर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी मामूर और आंटी को दिखाने के लिए उस लड़की से बात करने लग जाता है और फिर उसे सच बता देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पर वो सिर्फ दिखावा करने के लिए आए हैं। जो चीज़ उस लड़की को पसंद तो नहीं आती, पर वो भी फिर उसके साथ नाटक करने लग जाती है। अब जब दोनों मदर देखती है कि दोनों बच्चे आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो इन्हें के लिए बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। सीन अब यहाँ से याओ पर आता है, जो कि अपनी ग्रैंडमा के साथ इसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। बाहर खड़े होकर यहाँ ग्रैंडमा उसे बताती है कि ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये बचपन में तुम ही ने लगाया था, पर क्योंकि वो काफ़ी छोटी एज में अपने पेरेंट्स के साथ अब्रॉड चला गया था रहने के लिए, इसलिए उसे ये सब याद ही नहीं होता। ग्रैंडमा उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी और पूछती है कि इस बार तुम कितने टाइम के लिए रहने आए हो, तो बताता है कि 1 साल। ग्रैंडमा फिर यहाँ पर उसके डैड के बारे में पूछती है कि क्या वो जेल से रिलीज हो गए, जिस पर वो बोलता है कि हाँ शायद हो गए होंगे। या वो ग्रैंडमा से पूछता है कि वो नर्सिंग होम में क्यों रहती है, तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम लोगों के जाने के बाद मैंने मिस्टर माई से शादी कर ली, पर उनके बेटे ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए मिस्टर माई के जाने के बाद मैं नर्सिंग होम में रहने के लिए आ गई। क्योंकि हम लोग हमेशा से अपनी सेपरेट लाइफ जीते थे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनका बेटा ऐसी ओल्ड एज में मेरी केयर करे। वैसे वो सभी बहुत ही अच्छे इंसान है, खास तौर पर मेरी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम चैंगवान है और वो तुम्हारी होटल में काम करती है, वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। किसी दिन मैं तुमसे उसे मिलवाऊंगी। जहाँ पर चैंगवान का नाम सुनकर वो हैरान हो जाता है कि वो मेरी ग्रैंड मदर की स्टेप ग्रैंड डॉटर है। अब ग्रैंडमा उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर जब वो अपना खाना ऑर्डर करती है, तभी वो वहाँ शालिंग को किसी लड़की के साथ देखती है, इसलिए वो उसके पास जाकर पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ ही यहाँ पर वो उसे इस लड़की के बारे में पूछते है कि ये कौन है, तो बताती है कि मैं इसकी ब्लाइंड डेट हूँ। पर शालिंग यहाँ पर बात को काफी अच्छे से संभालता है और कहता है कि नहीं ग्रैंडमा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है, ये सब कुछ मेरे डैड ने अरेंज किया था। जो सुनकर ग्रैंडमा कुछ भी नहीं बोलती और कहती है कि तुम ये सब अपने आप ही सॉल्व करो, और फिर उसे बाय बोलकर चली जाती है। सीन अब यहाँ से चैंगवान के घर का आता है, जहाँ पर सभी लोग जियालिंग के आने का वेट कर रहे थे। साओ को काफ़ी भूख लग रही थी, लेकिन मॉम उसे खाने नहीं देती। वो बोलती है कि हमें जियालिंग का वेट करना चाहिए, पर उसे काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए वो किचन में राइस खाने के लिए चला जाता है। इससे भी चैंगवान को ग्रैंडमा का मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि जियालिंग किसी लड़की के साथ एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ है, जो कि उसके डैड ने अरेंज किया है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? ये देखकर चैंगवान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो सभी लोगों को बोलती है कि जियालिंग आज नहीं आने वाला, क्योंकि वो किसी क्लाइंट के साथ एक मीटिंग में है। जो सुनकर डैड कहते हैं कि पर उसने तो पहले ही बताया था ना कि वो हमारे घर डिनर पर आएगा, तो फिर वो आज के दिन क्यों मीटिंग कर रहा है। जाओ भी बोलता है कि उसे थोड़ी तो सिंसियरिटी दिखानी चाहिए थी ना, जब उसने कहा था तो उसे आज के दिन डिनर पर आना चाहिए। पर चैंगवान मना कर देती है कि वो नहीं आएगा और पार्सल लेने के बहाने बाहर जाकर चैंगवान को कॉल करती है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाती है, पर वो फ़ोन पे यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि वो कोई ब्लाइंड डेट नहीं थी, वो सब कुछ मेरे डैड ने अरेंज किया था। और उससे बात करते करते वो उसे रास्ते में ही मिल जाता है। चैंगवान उसे बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी कि उसने उससे फिर से झूठ बोला, पर जियालिंग उसे घर पर चलकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन चैंगवान मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली का मजाक बना दिया, मेरी मॉम सुबह से तुम्हारे लिए खाना बनाने में लगी हुई है, और एक तुम हो जिसने कि मुझे कहा कि तुम आ रहे हो और फिर किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर चले गए। तभी वहाँ पर चैंगवान की फ्रेंड माओ आ जाती है, जो कि जियालिंग को बैग से हिट करके उसे वुमेनाइजर बुलाती है। वो कहती है कि गर्लफ्रेंड होते हुए तुम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। पर वो फिर भी यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इतने में एक ट्रैफिक पुलिस वाला बाहर से आता है। वो कहता है कि तुम्हारी कार है जो बाहर खड़ी हुई है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर रही है, चलो हटाओ उसे। वो फिर भी जाने को तैयार नहीं था, लेकिन वहाँ पर खड़ी हुई लेडी भी उसे जाने के लिए बोलने लग जाती है और ट्रैफिक पुलिस वाला भी उसे खींचकर यहाँ से लेकर चला जाता है। माओ चैंगवान को चुप कराती है और उसे अपसेट होने से मना करती है, और फिर उसके और जाओ के साथ चैंगवान के घर पर जाती है, जहाँ जाओ को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो माओ को पसंद करता है। चैंगवान के पेरेंट्स भी यहाँ पर माओ से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उनसे मिलने के लिए आई थी। और फिर सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ बातों ही बातों में मॉम बताती है कि जियालिंग आज डिनर के लिए आने वाला था। जो सुनकर मॉम बोलती है कि उन्हें चैंगवान की शादी के लिए इतना जल्दी रश नहीं करना चाहिए,
पर मॉम यहाँ पर माओ को बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम्हारा एक बेबी है जो कि किंडरगार्टन जाता है, लेकिन चैंगवान तुम्हारी तरह सेटल नहीं है। इस पर माओ सभी लोगों को बताती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चैंगवान बोलती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे ना, तो फिर एकदम से डिवोर्स कैसे हो गया। इस पर माओ बताती है कि जब उस वक्त प्रेग्नेंट हुई तो मुझे लगा कि शादी करना सही होगा, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से शादी कर ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसे अपने बच्चे के लिए एक नानी चाहिए, जो चीज मैं नहीं कर सकती थी, इसीलिए हमारा डिवोर्स हो गया और बच्चा अपने डैड के साथ ही है। जो सुनकर मॉम बोलने लग जाती है कि आजकल की यंग जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, तुम्हें इस तरीके से डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था, डिवोर्स बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होता है और जो भी चीज़ वो बात करके सॉल्व कर लेनी चाहिए। पर माओ को ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था, इसलिए वो इस बारे में अब और बात नहीं करना चाहती थी और सभी लोगों को उनके गिफ्ट्स वगैरह देती है। जहाँ वो जाओ के लिए एक पेन लेकर आई थी, क्योंकि अब वो ग्रेजुएट होकर जल्दी ही लॉयर बनने वाला था, जो कि उसे काफी पसंद आता है। अब सभी लोगों के साथ अच्छे से डिनर करने के बाद चैंगवान माओ को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे उसके डिवोर्स के बारे में सुनकर काफी बुरा लगता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी एडवाइस किया था कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस पर वो कहती है कि उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मुझे और कुछ समझ नहीं आया, पर अब क्योंकि चैंगवान फ्री थी तो वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है। उसने एक बहुत ही अच्छी जगह पर घर रेंट पर लिया हुआ था, जो कि सिटी के बीच में था, जहाँ वो नीचे अपना एक ज्वेलरी स्टोर ओपन करेगी और ऊपर उसका घर है, जो देखकर चैंगवान को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। चैंगवान अब माओ से पूछती है कि क्या मैरिज बहुत ही ज्यादा स्कैरी होती है, तो माओ कहती है कि जिसकी शादी होती है नहीं तो उसे ही पता चलता है, तो क्यों ना तुम खुद ट्राई करके देख लो। चैंगवान अब यहाँ पर उसे सारी चीजें बताने लग जाती है कि कैसे जालिंग बहुत ही ज्यादा अमीर लड़का निकला और वो 3 साल तक उसे बेवकूफ बना रहा था कि वो पुअर है और उसने उससे पैसे वगैरह बोरो किए। एकदम से ऐसा लगा जैसे कि मेरी कोई लॉटरी लग गई हो, घर गाड़ी ये सब चीजों का अब कोई इशू ही नहीं है। लेकिन जब मुझे नहीं पता था कि वो रिच है, उस वक्त भी मैं ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचती थी, पर मॉम बार बार मुझे इंसिस्ट करती रहती है कि मैं 29 ईयर्स की हो गई और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अब तुम ही बताओ क्या सच में मेरी एज हो गई है शादी करने की, क्योंकि मैंने अभी तक इस बारे में डीपली सोचा ही नहीं है। तो माँ से कहती है कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें करना मस्ट हो। मुझे देखो, मेरी शादी हो गई थी और अब मेरा डिवोर्स भी हो गया, ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत है। ऐसे ही हमारी लाइफ में हर दिन एक नए चैलेंज की तरह होता है, जिसे हमें खुलकर जीना चाहिए। इस पर चैंगवान बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी हो भी जाए तो मैं अपनी लाइफ वैसे ही जीऊँ जैसे कि मैं अभी जी रही हूँ, और मैं शादी के बाद भी तुम्हारे साथ वैसे ही मिलना चाहती हूँ जैसे कि आज मिल रही हूँ। ये बोलकर दोनों साथ में ड्रिंक करते हुए एंजॉय करती हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही चैंगवान घर आती है तो वो अपनी मॉम को बातें करता हुआ सुनती है, जहाँ पर वो चैंगवान को कितना डाउरी देना है वो कैलकुलेट कर रही थी। वो सारी पासबुक वगैरह चेक करती है, लेकिन उनके हिसाब से अभी भी इनफ डाउरी नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर अपनी ज्वेलरी वगैरह बेचने की बात करती है और डैड को बोलने लग जाती है कि हमें और ज़्यादा सेविंग वगैरह करनी चाहिए। इस पर डैड बोलते हैं कि हमने अभी अभी तो जालिंग की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जाना है ना, हमें थोड़ी सी उनसे बात वगैरह करनी चाहिए, फिर ये सब चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। और वो मॉम को अपनी एक प्रीशियस वॉच भी बेचने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि ये हमारी शादी की निशानी है और पैसा कैसे कलेक्ट करना है ये सोचने लग जाती है, जो सब देखकर चैंगवान को अच्छा नहीं लगता और वो अपने रूम में जाकर अपने ऑफिस का काम करने लग जाती है। अगले दिन ऑफिस के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट याओ के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देता है, जहाँ पर सबसे पहले वो ये अपनी प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन याओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ये आइडिया पिछले साल वो ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे। इसलिए अब चैंगवान अपनी प्रेजेंटेशन देती है, जहाँ पर वो इस डे को अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने का आइडिया देती है। वो बताती है कि मैरिज सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि तो फैमिली की बॉन्डिंग होती है, इसीलिए अगर हम ये एनकरेज करें कि लोग इस दिन को अपने पार्टनर के साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ भी सेलिब्रेट करें तो ये हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा। वो इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देती है, जिसका ये आइडिया याओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो इसके एग्जीक्यूशन का इंचार्ज भी चैंगवान को ही बना देता है और साथ ही इनडायरेक्टली वूयो को वार्न करता है कि वो कुछ भी ऐसी ट्रिक वगैरह ना खेले, कि उन लोगों को एक टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए, जबकि वूयो चैंगवान को हमेशा अपने कॉम्पिटिटर समझती है। चैंगवान अब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, जहाँ पर वो उसे अपने असिस्टेंट डोंग से मिलवाता है और उसे बोलता है कि इस इवेंट में हमारे जो भी गिफ्ट्स वगैरह आएंगे वो दाइशिन फर्निशिंग कंपनी से आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इनके प्राइजेस के लिए तुम उनसे नेगोशिएट करो। इस पर वो बोलती है कि पर हमेशा तो कोई और पर्सन नेगोशिएट करता है ना, तो याओ कहता है कि इवेंट की इंचार्ज तो तुम हो ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही नेगोशिएट करो। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप का यूज़ बिजनेस के लिए करूँगी तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो मैं इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लेती हूँ। पर वो कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तब भी मैं ये बोलता, क्योंकि मैं तुम्हारी पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, और अगर तुमने बजट के अंदर काम किया तो बहुत ही अच्छा है ना, मैंने तुम्हें स्पेसिफाई थोड़ी ना किया है कि तुम्हें कितना डिस्काउंट लेना है। जो सुनकर वो उसकी बात मानकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन याओ ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था
पर डोंग उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अपने बॉयफ्रेंड के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेगी डिस्काउंट लेने के लिए। लेकिन याओ को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो सिर्फ कम प्राइस में वो गिफ्ट बॉक्सेस चाहिए थे। चैंगवान अब जब अपना काम कर रही होती है तो लिली उसे बोलती है कि उसका कमबैक तो बहुत ही बढ़िया रहा, आते उसे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। इस पर चैंगवान बोलती है कि पता नहीं बॉस मेरे प्रपोजल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर मेरे बॉयफ्रेंड के अंदर। वो फिर उसे बताती है कि कैसे बॉस चाहता है कि वो दाइशिंग कंपनी से गिफ्ट बॉक्सेस के प्राइस नेगोशिएट करे। तो लिली कहती है कि ये तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा ना, वो जालिंग से क्यों नहीं बोल देती। पर चैंगवन बोलती है कि वो लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना चाहती है। इस पर लिली उसे समझाती है तो क्या हो गया, जब तुम जालिंग से बिजनेस की बात करो तो थोड़ा सा नॉर्मल होकर करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी एक कलीग चैंगवान के पास आती है जो कि एक बहुत ही बड़ा फ्लावर बुके लेकर आई थी, जो कि उसके लिए जालिंग ने भिजवाया था उसको मनाने के लिए। वो यहाँ पर उसे कॉल भी करता है लेकिन वो उसका कॉल कट कर देती है और मैसेज करती है कि वो बिजी है। अब ऑफिस के बाद वो जालिंग से मिलने के लिए जाने लगती है, ये सोचकर कि वो उसे बात करके प्राइस नेगोशिएट करेगी, लेकिन फिर उसे सही नहीं लगता। इसीलिए वो लिली से दाइशिंग कंपनी के सेल्स मैनेजर का नंबर मांगती है ताकि वो उससे पर्सनली जाकर मिलकर इस बारे में बात करे। और इधर बेचारे जालिंग का चैंगवान के बिना बुरा हाल हो रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर होता है, जहाँ उसके दोस्त बोलते हैं कि उसने इतना बड़ा बुके भेजा फिर भी वो नहीं मानी। पर वो कहता है कि चैंगवान ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है और अब उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे मनाए। वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। अगले दिन अब चैंगवान सेल्स मैनेजर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो तो अभी किसी काम से बाहर गया है और वो कब तक लौटेगा पता नहीं। इसीलिए चैंगवान वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लग जाती है। वेट करते करते उसे वहीं पर शाम हो जाती है और जब सेल्स मैनेजर वहाँ पर आता है तो कहते हैं कि अरे आप अभी तक मेरे यहाँ पर वेट कर रहे हो, वैसे अब खाने का टाइम हो गया तो चलो डिनर पर ही बात करते हैं, जिसके लिए वो भी मान जाती है। दूसरी तरफ डोंग याओ को भी ये बात बताता है कि चैंगवान सच में बहुत ही ज़्यादा सिंसियर लड़की है। उसने जालिंग की मदद नहीं ली प्राइसेस कम करवाने में, बल्कि वो खुद ही सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलने के लिए गई, जिसके साथ वो डिनर पर गई है, जहाँ पर प्राइसेस कम करवाने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो सेल्स मैनेजर है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। इधर चैंगवान मिस्टर वांग और बाकी लोगों के साथ डिनर के लिए पहुंच गई थी और जैसे वो लोग ड्रिंक करना शुरू करने वाले थे तभी वहाँ पर डोंग आ जाता है, जो सभी लोगों को बताता है कि मैं मिस्टर याओ का असिस्टेंट हूँ। उन्होंने मुझे चैंगवान को ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चैंगवान भी उसे यहाँ पर देखकर हैरान थी कि ये क्या कर रहा है, पर वो उसके कान में उसे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। डोंग मैसेज करके याओ को बताता है कि मैं पहुँच गया हूँ और अगर तुम्हें फिर भी क्यूरियोसिटी है जानने की तो तुम भी यहाँ पर आ सकते हो। फिर वो सभी लोगों से बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और हमारे बीच में सिर्फ एक ही फीमेल है, इसलिए उसकी भी पर मैं ड्रिंक करूंगा, क्योंकि वो अगर ड्रिंक करेगी तो ये तो अनफेयर होगा ना हमारे साथ। लेकिन चैंगवान उसे रोक देती है। मिस्टर वांग के साथ टोस्ट रेस करके पूरा ग्लास एक ही बार में पी जाती है, जिसे देखकर मिस्टर वांग और डोंग दोनों ही हैरान थे। डोंग बोलते हैं कि अरे वाह तुम तो बड़ी अच्छी ड्रिंक कर निकली। फिर वो भी टोस्ट रेस करता है, इसीलिए अब मिस्टर वांग को भी पूरा ग्लास एक बार में पीना पड़ जाता है। जहाँ ड्रिंक करते करते चैंगवान उनसे काम की बात करती है, प्रॉक्सीज के प्राइस कम करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसने उनके सारे सैंपल और कॉस्टिंग वगैरह स्टडी कर लिए थे और उसे पता था कि वो लोग उसे डिस्काउंट दे सकते हैं। जो सुनकर मिस्टर वांग भी मान जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कितना डिस्काउंट, तो 10% काफ़ी रहेगा क्या। पर तभी उनके फ़ोन पर जालिंग का मैसेज आता है जो बोलता है कि चैंगवान मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जितना भी डिस्काउंट मांग रही है आप दे दो, मैं अपने डैड से बात करके ना आपकी सैलरी बढ़वा दूंगा। जो पढ़कर वो फटाफट से चैंगवान को 20% डिस्काउंट दे देता है। ये जानकर डोंग और चैंगवान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये लोग तो यहाँ पर मज़े से ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, लेकिन उधर बेचारा याओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि ना तो डोंग उसका फ़ोन उठा रहा था, ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। इसीलिए अब याओ उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ से वो मिस्टर वांग और उसके लोगों को यहाँ से जाते हुए देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में ड्रंक हो चुके थे। अंदर जाकर वो देखता है कि चैंगवान और डोंग मज़े से सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट मिल चुका था। वो यहाँ पर याओ को देखकर हैरान हो जाते हैं। डोंग तो यहाँ पर उसके गले लग जाता है, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर याओ पूछता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो हो गया क्या। तो चैंगवान उसे बता देती है कि उन्हें 20% डिस्काउंट मिला, इसीलिए वो सेलिब्रेट करने के लिए उसे ड्रिंक करने को बोलती है। पर डोंग कहता है कि मैं उनके बिहाफ पे ड्रिंक कर लेता हूँ, याओ ड्रिंक नहीं कर सकता। जिस पर चैंगवान बोलती है कि अच्छा वो ड्रिंक को टॉलरेट नहीं कर पाते। ये सुनते याओ बोलते हैं कि किसने कहा ऐसा है, और डोंग के हाथ से ग्लास छीन कर खुद ही पीने लग जाता है। लेकिन 2 मिनट बाद देखते हैं कि उसकी हालत तो काफ़ी बुरी हो गई थी, वो वहीं चेयर पर मुंह खोलकर सो गया था, जिसे देखकर चैंगवान बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि इसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है। पर डोंग बेचारा परेशान हो रहा था, क्योंकि रेस्टोरेंट क्लोज होने वाला था और उन्हें यहाँ से कोई कैब भी नहीं मिलने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो याओ को यहाँ से कैसे लेकर जाएगा। पर चैंगवान को एक आइडिया आता है और अब वो लोग याओ को एक ट्रॉली के अंदर खींच के लेकर जा रहे होते हैं सड़क से,
जिसकी ऐसी हालत देखकर आसपास के लोग उस पर हंस रहे होते हैं कि ज़रूर उसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक किया होगा। जो सुनकर चैंगवन सोचने लग जाती है कि अगर किसी कलीग ने ऐसा देख लिया ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो याओ का फेस जैकेट से कवर करने के लिए बोलती है। पर उसका फेस कवर करने से पहले डोंग चैंगवन को बोलता है कि क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाओगी, चलो थोड़ी सी फोटोज़ क्लिक करते हैं। जिसका ये आइडिया उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो याओ के ट्रंक हालत में उसके साथ फोटोज क्लिक करवाती है। फिर वो लोग उसका फेस कवर करके उसे होटल तक लेकर जाते हैं, जहाँ डोंग उसके रूम का कार्ड लेने के लिए रिसेप्शन पर चला जाता है और चैंगवन बेचारी उसे खींच कर ऊपर लेकर जा रही थी। पर कॉरिडोर के अंदर याओ उस कार्ड से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि ये बेड ना काफ़ी छोटा है, मुझे दूसरा चाहिए। चैंगवन उसे काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है वापस से ऊपर लेटाने की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर डोंग आ जाते हैं और ये दोनों काफ़ी मुश्किल से अब उसे उस कार्ड के ऊपर वापस से लेटाते हैं और खींचकर उसके रूम के अंदर ले जाते हैं, जहाँ डोंग तो उसके लिए टॉवल लेने के लिए चला जाता है और याओ नशे में चैंगवन को अपना पूरा पर्स दे देता है टिप देने के लिए और यहाँ पर अपने कपड़े उतारने लग जाता है। बोलता है कि मुझे ना स्विमिंग करने जाना है। जो सुनकर चैंगवन जोर से चिल्लाकर डोंग को बुलाती है और कहती है कि याओ अपने कपड़े निकाल रहा है, इसीलिए वो फटाफट से आकर उसे रोकता है। अब चैंगवन ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर और नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए वो बोलती है कि प्रपोजल मैं मेल कर दूंगी और फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। डोंग उसे याओ के पर्स के आधे पैसे देना चाहता था, लेकिन वो मना करके यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अब जब याओ की आँख खुलती है तो डोंग से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। इस पर डोंग पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि तुम कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे। तुम तो चैंगवन के सामने अपनी पैंट खोलने वाले थे, मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से रोका। जो सुनकर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो उसे कल रात की फोटो भी दिखाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और वो इस बारे में और बात करने से मना करता है। लेकिन डोंग फिर उसे कल की प्रपोजल का ईमेल दिखाता है जिसमें उन्हें 20% डिस्काउंट मिल गया था। ये देखकर वो काफ़ी खुश था। ऑफिस के अंदर वो चैंगवन को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या आप कल रात आराम से सोए। तो कहता है कि हाँ, पर ऐसे क्यों पूछ रहे हो। इस पर कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी और आप जो कल मुझे टिप दे रहे थे ना वो सारी टिप मैंने डोंग को दे दी। पर वो यहाँ पर उसे सीधा काम की बात करने लग जाता है कि ये प्रपोजल बहुत ही अच्छा है और तुमने अच्छा काम किया है। फिर वो उससे पूछ लेता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के कनेक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। देखो, बिजनेस में कनेक्शन होना भी इंपॉर्टेंट है। इस पर चैंगवन कहती है कि आप सही कह रहे हो। अब वो यहाँ पर उसे अपने बॉयफ्रेंड और उसके रिलेशनशिप के बारे में ठीक से बताना चाहती थी, लेकिन उसे सही नहीं लगता। इसीलिए वो बोल देती है कि मैं अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहती हूँ, जिससे खुश होकर डोंग उसे एक बोनस देता है जिसमें 2 लोग एक दिन के लिए उनके होटल के बहुत ही एक्सपेंसिव रूम में रुक सकते थे। जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पर इन्वाइट करूँगी, वो कभी भी इतने एक्सपेंसिव होटल में नहीं रहे। जो सुनकर याओ उसे देखने लग जाता है कि वो कितनी इजीली सेटिस्फाई हो गई। चैंगवन अब काफ़ी खुश होकर अपने घर पर जाती है और डैड को सारी चीज़ों के बारे में बताती है कि कैसे उसे बोनस मिला है। इसीलिए मॉम को सरप्राइज़ देने के लिए बोलती है, जहाँ डैड मॉम को जाकर ये बताते हैं कि उन्होंने मॉम के लिए एक एक्सपेंसिव होटल बुक किया है। पर मॉम ये देखकर उसे कैंसिल करने के लिए कह देती है और बोलती है कि हमें ये सब बकवास चीज़ों पर खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डैड उन्हें समझाते हैं कि कैंसिल नहीं हो सकता, पर उनके काफ़ी मनाने पर भी वो नहीं मानती। इसलिए अब चैंगवन मॉम को बता देती है कि उसे बोनस मिला है और मैं और डैड तो आपको सिर्फ सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। अब ये जानकर कि चैंगवन को बोनस मिला है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन अब इवेंट का होता है, जहाँ पर चैंगवन सभी गेस्ट को वेलकम कर रही थी। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो उन्हें भी वेलकम करती है। फिर वो उन्हें यहाँ से अंदर लेकर जाती सब चीज़ें दिखाने के लिए और अपने पेरेंट्स को एंजॉय करने के लिए बोलती है। तभी लिली आकर चैंगवन को बताती है कि सारे टिकट्स तो सोल्ड आउट हो गई थी, लेकिन अभी तक उतने गेस्ट नहीं आए हैं जितने कि आने चाहिए थे। ये जानकर वो बाकी कस्टमर्स को मैसेज करने के लिए बोल देती है ताकि वो लोग टाइम से इवेंट में पहुंच जाए। याओ भी यहाँ पर उसे इस सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस बीच वो यू चैंगवन को टॉन्ट मारने लग जाती है और कहती है कि कहीं तुमने तो सारे टिकट्स नहीं खरीद लिया अपनी जेब से अपने इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जो सुनकर डोंग भी उसे अच्छे से सुना देता है और बोलता है कि अगर तुमने अपने पैसों से टिकट खरीदे भी है ना तो मिस्टर याओ से रीएम्बर्समेंट ले लेना, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है ना। जो सुनकर वो चुप हो जाती है, पर चैंगवन यहाँ पर याओ को कहती है कि सारे टिकट सच में सोल्ड आउट हो गए थे और उन्होंने बाकी लोगों को मैसेज कर दिए तो शायद वो आते ही होंगे। ये बोलकर वो बाकी चीज़ें चेक करने के लिए चली जाती है, पर तभी अचानक से वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट आकर चैंगवन पर रुकती है। जो देखकर वो हैरान थी कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जालेंगे किंग का कॉस्ट्यूम पहनकर सभी लोगों के सामने चलता हुआ चैंगवन के पास आता है, जिसमें उसे दुख भी नहीं रहा था। इसीलिए 2 लोग उसका मास्क हटाते हैं, जिसे वहाँ पर देखकर चैंगवन के साथ साथ याओ और डोंग दोनों ही हैरान थे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है।
वो चैंगवान के पेरेंट्स से जाकर मिलता है, जहाँ मॉम तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जालिंग फिर सभी लोगों से कहता है कि मैं आपके टाइम का सिर्फ 2 मिनट लूँगा, और फिर सभी के सामने नीज पर बैठकर चैंगवान को प्रपोज कर देता है, जो देखकर सभी लोगों से प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए बोलने लग जाते हैं। लेकिन चैंगवान हैरान थी। वो जालिंग को खड़े होने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं होता, और जब वो उसे खींचकर खड़ा कर रही थी तब वो एकदम से उसके गले लग जाता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और सभी ताली बजाने लग जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर मैनेजर मिस्टर जू आते हैं, जिन्हें कि वूयू ने बुलवाया था। वो चैंगवान को साइड में लेकर जाते हैं और बोलते कि तुम ये सब क्या कर रही हो। वो उसे बात ही कर रहे थे। तभी जालिंग अपनी स्वॉर्ड लेकर बीच में आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बुली कर रहे हो, जो देखकर चैंगवान उसे काफ़ी मुश्किल से रोकती है और खींचकर बाहर लेकर जाती है। वहाँ उस पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है कि क्या तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करना बंद करोगे। आज के हमारे इवेंट का थीम था पेरेंटल लव, लेकिन तुमने ये सारी हरकतें करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस पर जालिंग बोलता है कि मैं तो सिर्फ अपनी सिंसेरिटी तुम्हें दिखाना चाहता था, तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिलाने में मदद करी, क्योंकि तुम कनेक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सीक्रेटली मिस्टर वांग को तुम्हें ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए बोल दिया था। साथ ही ये भी बताता है कि उसने उसके इवेंट के सारे टिकट भी खरीद लिए, जो सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर तभी अंदर इवेंट वापस से शुरू हो जाता है, इसीलिए वो जाने लगती है। मॉम उसे यहाँ पर रोकती है और बोलती है कि उसने तुम्हें इतने अच्छे से प्रपोज किया है, तुम्हें उसे जवाब तो देना चाहिए ना। लेकिन चैंगवान गुस्से में बोलती है कि आप हमारे बीच में मत आओ, और अपना काम करने के लिए चली जाती है। जो देखकर जालिंग मॉम से बोलता है कि मैंने फिर से सब कुछ खराब कर दिया और उसे गुस्सा दिला दिया। लेकिन मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, और उसे अपने साथ घर पर ले जाती है डिनर करवाने के लिए, जहाँ जालिंग मॉम को बोलता है कि अभी तक मैंने तो सिर्फ चैंगवान के हाथ का खाना खाया था, लेकिन आप तो उससे भी अच्छा खाना बनाती हो। और फिर उन्हें बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स हमेशा काम के लिए बिजी रहते थे और वो हमेशा से उनकी जैसी एक फैमिली चाहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी उसे ज़्यादा टाइम नहीं दिया। जो सुनकर मॉम डैड उसे बोलने लग जाते हैं कि वो लोग तो सिर्फ ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं वो मैटर नहीं करता। हमें चैंगवान पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। जो सुनकर जालिंग बोलते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर मेरी चैंगवान से शादी हो जाएगी ना तो मैं उसे हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। तो मॉम कहती है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स से मिल ले, जिसके लिए वो हाँ कर देता है। उसी वक्त चैंगवान भी घर पर आ जाती है, जो कि जालिंग को यहाँ पर देखकर हैरान थी। पर मॉम बोलती है कि मैं उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ, उसने तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने प्रपोज किया और तुम्हारे लिए रिंग भी लेकर आया, तो मैं चाहती थी कि हम लोग उसके पेरेंट्स से मिले। ये सुनकर चैंगवान मॉम से बोलती है कि मैरिज मेरे और जालिंग के बीच का मैटर है, इसीलिए आप इंटरफेयर मत करो, क्योंकि सच में उसकी मॉम अब कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही थी। तो सब सुनकर जालिंग उसे गुस्सा होने से मना करता है और यहाँ से जाने लगता है। तो चैंगवान भी उससे बात करने के लिए उसके साथ जाती है, जहाँ पर रास्ते में एक बच्चा जालिंग का कॉस्ट्यूम देखकर उसके साथ फोटो खिंचवाने की जिद करता है। पर वो उस बच्चे से बोलता है कि अगर चैंगवान हाँ बोलेगी तभी वो फोटो खिंचवाएगा। तो चैंगवान हाँ बोल देती है, इसीलिए वो उस बच्चे के साथ अब फोटो खिंचवाता है। फिर जालिंग यहाँ पर इससे ये सब करने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे एक पावर बैंक दिखाते हुए बोलता है कि जब हम पहली बार मिले थे उस वक्त मुझे एक मीटिंग में जाना था और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से मैं क्लाइंट को प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाता। लेकिन तुम एक एंजल की तरह आई और तुमने मुझे उस वक्त ये पावर बैंक दिया। इसी पावर बैंक के बहाने मैंने तुम्हारा नंबर लिया और फिर हम एक दूसरे से मिलते रहे, जिसके बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। और उसके हाथ में पावर बैंक देकर बोलता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये पावर बैंक हमारे रिलेशनशिप को भी हमेशा चार्ज करता रहे। जो सारी बातें सुनकर चैंगवान काफ़ी इमोशनल हो जाती है, तो जालिंग उसे रोने से मना करता है। इस पर चैंगवान कहती है कि तुमने इतना ज़्यादा खर्चा किया है और अब तुम कैसे सर्वाइव करोगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। जिसकी ये बात सुनकर जालिंग उसे मनाने के लिए हक करने लग जाता है, तो वो भी स्माइल कर देती है। इसके बाद हम चैंगवान को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम के साथ थी। उसकी मॉम को वो रिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसे पहनने के लिए देती है। मॉम बोलती है कि टाइम कितना जल्दी पास आउट हो गया ना, जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती। इस पर चैंगवान बोलती है कि मॉम मेरी शादी हो जाएगी तो क्या हो गया, मैं फिर भी आपसे मिलने के लिए आती रहूँगी ना, और चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ मैं हमेशा आपकी बच्ची रहूँगी। इस पर मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना तब भी तुम मेरी बच्ची रहोगी। दूसरी तरफ हम जालिंग को उसके घर पर उसकी मॉम और सिस्टर के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से खाना खा रहा था और अपनी मॉम को बता देता है कि मैंने चैंगवान को प्रपोज कर दिया है। वो बोलता है कि अब चाहे डैड के बिजनेस पार्टनर कोई भी हो, मैं उनकी किसी भी पार्टनर की बेटी के साथ डिनर करने के लिए नहीं जाऊंगा, और अब आप डैड को बोलो थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए ताकि हम चैंगवान की फैमिली के साथ एक मीटिंग करें। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जो सब सुनकर सिस्टर जाली बोलने लग जाती है कि आखिर ये चैंगवान की स्टोरी क्या है और जालिंग इतना पागल क्यों है उससे शादी करने के लिए। तो मॉम बोलती है कि अगर मेरा बेटा उसे पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है तो हमें जल्द से जल्द उसकी फैमिली से मिल लेना चाहिए, और वो अगर एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन दोनों की शादी से।
लेकिन चार्ली बहुत ही ज़्यादा इविल माइंड की लड़की होती है। वो बोलती है कि मेरी शादी तो बिना किसी प्रपोजल और ज़्यादा डॉरी दिए हुई थी, इस वजह से मेरी लुओ फैमिली में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। और आपको पता है ना मैंने क्यों उनसे शादी की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारी फैमिली का जो बिजनेस है, जो कि आपने और डैड ने इतनी मेहनत से बड़ा किया है, उस बिजनेस को और भी ज़्यादा हेल्प मिले। इसीलिए उसने बिजनेस के फायदे के लिए लुओ फैमिली से शादी की। तो क्या वो अब इस बिजनेस का फायदा चैंगवान फैमिली को देंगे? इसीलिए वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बुक करने के लिए कहती है चैंगवान की फैमिली से मिलने के लिए, ताकि उसे उनकी फैमिली की स्टेटस के बारे में पता चले और ये भी पता चले कि उसे यहाँ पर कैसे बिहेव करना होगा। अगली सुबह अब चैंगवान ऑफिस आकर याओ से मिलती है। उसने कल के इवेंट की पूरी रिपोर्ट तैयार की हुई थी और वो इवेंट खराब करने के लिए यहाँ पर याओ से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो गुस्से में यहाँ से चला गया था। पर याओ बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमारे इवेंट को और भी ज़्यादा एंगेजमेंट मिली, इसीलिए एक तरीके से कनेक्शन का इस्तेमाल करना अच्छा ही रहता है। इस पर चैंगवान बोलती है कि पर मेरा प्लान ये नहीं था, जिसे याओ समझाता है कि मुझे सिर्फ प्रोग्रेस से मतलब है और देखा आउटकम के तौर पर तुम्हें कितनी सुंदर रिंग मिली है, जिस चीज़ के लिए वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। तो चैंगवान उसे कुछ कुकीज़ देती है जो कि उसने खुद बेक की हुई थी, क्योंकि उसने कल ये सब कुछ टॉलरेट किया इसके लिए, और उसे थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर दोंग आता है जो कि कुकीज़ का बॉक्स देख कर याओ से पूछता है कि तुम्हें स्वीट्स कब से पसंद आने लगी। जो सुनकर वो ग्रैंडमा की कही हुई बातों को याद करने लग जाता है और बोलता है कि जो कुछ भी ग्रैंडमा को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। जब मैंने ग्रैंडमा के सामने शांगली रेस्टोरेंट की बात की थी तब वो मुझसे चैंगवान के बारे में बात करने लगी, इसीलिए शांगली को सिक्योर करने का रास्ता अब वही है। इसके बाद याओ ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेकर गया था, जो देखकर ग्रैंडमा बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। पर फिर वो ग्रैंडमा को चैंगवान की लाई हुई कुकीज़ दिखाता है, जो देखकर ग्रैंडमा काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि तो चैंगवान ने बनाई है। तो याओ कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना। ग्रैंडमा बोलती है कि कहीं तुम उसे काम पर परेशान तो नहीं करते, पर वो कहता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, जब से आपने मुझे उसके बारे में बताया तब से मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो सच में बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और वो काम के दौरान ऑकवर्ड फील ना करे, इसीलिए मैंने उसे आपके और मेरे रिलेशन के बारे में नहीं बताया। जो सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करने लग जाती है और वो कुकीज़ याओ को भी ट्राई करने के लिए बोलती है, जिन्हें जैसे ही वो खाता है तो वो उसे काफ़ी पसंद आती है। इसके बाद हम चैंगवान को देखते हैं, जो जब ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसे जियालिंग का मैसेज आता है, जो बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, जिसका लोकेशन वो उसे भेज देता है और साथ में किस दिन आना ये भी बता देता है। जो चीज़ चैंगवान भी अपने पेरेंट्स को बता देती है, वो सभी लोग तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, स्पेशली मॉम। वो अपनी लिए ड्रेस वगैरह डिसाइड करने लग जाती हैं, क्योंकि वो लोग एक बहुत ही अच्छी जगह डिनर करने के लिए जा रहे थे और वो जाओ को भी उस दिन फ्री रहने के लिए बोलती हैं। अगले दिन हम चैंगवान को माओ के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बता देती है कि उसकी और जियालिंग की फैमिली आपस में मिलने वाले हैं। जो सुनकर माओ बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी मान कैसे गई, उसने तुम्हें सिर्फ एक डायमंड रिंग दिया और तुमने हाँ बोल दिया। वो फिर यहाँ पर उसका बैग चेक करती है और उसमें सारा सामान निकालने लग जाती है, जिसमें एक पावर बैंक था। वो बोलती है कि तुमने इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जियालिंग हमेशा अपना फ़ोन चार्ज करना भूल जाता है। उसके अंदर एक स्टेन रिमूवर पेन होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने कपड़ों पर खाना गिरा लेता है। इसके अलावा उसके अंदर एयरपोर्ट्स थे, क्योंकि उसे गेम खेलना पसंद था, और यहाँ तक कि एक छोटी सी नोटबुक भी, क्योंकि जब भी जियालिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाता था तो वो उसे लिखकर याद दिलाती थी। ये सब देखकर माओ से बोलती है कि क्या तुम उसकी असिस्टेंट हो जो कि ये सब तुमने अपने बैग में रखा हुआ है, या फिर तुम किसी बच्चे को पाल रही हो, किस तरीके का प्यार है। इस पर चैंगवान बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह लव के अंदर कैलकुलेटिव नहीं हूँ, अगर हम ऐसी चीज़ें कंपेयर करने लग गए तो प्यार ही किस बात का। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि मैं जिस भी फैमिली में रहूँ हम अच्छे से रहें, हमारी फैमिली अच्छी हो और हम लोग साथ मिलकर मेहनत करें। और अगर मैं किसी वेल्दी फैमिली में शादी कर रही हूँ तो इससे मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे मेरे होने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। पर माँ उसे समझाने लग जाती है कि तुम दोनों के बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसीलिए तुम्हारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे और इनमें तुमको खुद ही ऐसा लगेगा जैसे कि तुम अपनी ज़िंदगी में हार रही हो। पर चैंगवान उसे ये सारी बातें छोड़कर उससे एक मदद मांगती है कि वो उसके और उसकी मॉम के साथ शॉपिंग पर चले उन्हें एक ड्रेस दिलवाने के लिए, क्योंकि उसकी पसंद काफ़ी अच्छी है और वो अकेले अपनी मॉम को हैंडल नहीं कर पाएगी, जिसके लिए वो मान जाती है। सीन अब यहाँ से चैंगवान की डैड पर आता है, जो कि जब कार ड्राइव करके याओ और मिजांग को ले जा रहे थे तभी उन्हें मॉम का कॉल आता है, तो वो फ़ोन स्पीकर पर करके बात करने लग जाते हैं, जहाँ मॉम उनसे मिजांग से बात करने के लिए बोलती है कि जिस दिन वो लोग जियालिंग की फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं उस दिन वो थोड़ी देर के लिए अपनी कार उन्हें दे दे, ताकि वो लोग उस कार में बैठकर डिनर पर जा सके। पर फ़ोन रखने के बाद डैड मिजांग से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस सब की कोई ज़रूरत है और आप मेरी वाइफ की बातों को माइंड मत कीजिएगा। मिजांग भी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, और याओ भी उन्हें उस दिन छुट्टी दे देता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर जब याओ और जैंग रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं तो याओ जैंग को बोलता है कि 10 साल पहले चैंगवान के डैड ने तुम्हारी मदद की थी, जब तुम्हारी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे लगा कि तुम उन्हें अपनी कार दे दोगी,
इस पर वो बोलती है कि चैंगवन के डैड तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काइंड पर्सन है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो हमेशा चाहती है कि मैं उनकी काइंडनेस को रीपे करूँ। जब चैंगवन के डैड बीमार थे तब मैंने उनके इलाज के लिए पैसे दिए थे, यहाँ तक कि मैंने उनको ड्राइविंग की नौकरी भी दी। इसके अलावा मैंने चैंगवन को भी जॉब पर लगवाया और ये सब करके मुझे लगता है कि मैंने अपनी काइंडनेस रीपे कर दी है, लेकिन फिर भी वो मुझसे हमेशा और डिमांड करती रहती है। पर वैसे उनकी बेटी की शादी हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें एक रेड एनवेलप भिजवा दूँ। इस पर याओ कहता है कि ये सब मैं देख लूँगा कि उसे क्या भिजवाना है। इसके बाद हम याओ को एक लॉ फर्म के बाहर देखते हैं, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे किसी पर्सन से मिलने के लिए कहा था और इसी फर्म के अंदर इंटरव्यू चल रहे थे। वो यहाँ पर आकर उस पर्सन से मिलता है जिसका नाम तांग होता है। तो तांग बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई फेवर नहीं करूँगा इंटरव्यू के लिए, पर वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी खुद की एबिलिटी से इस इंटर्नशिप को पाना चाहता हूँ। इसीलिए वो उसे यहाँ से अपना रिज्यूमे देकर चला जाता है। इसके बाद हम चैंगवन, मॉम और माओ को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर मॉम को एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करवाते हैं, पर मॉम उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो माओ ने झूठ बोल देती कि मेरे पास ना स्टोर की कूपन है जिससे कि ये ड्रेस हमें बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी, जो सुनकर मॉम काफ़ी खुश होकर मान जाती है और चैंगवन चुपके से जाकर पहले ही पेमेंट कर देती है ताकि उन्हें इस ड्रेस के प्राइस के बारे में पता ना चले। अब जब चैंगवन वॉशरूम जाती है तभी उसे मॉल के अंदर याओ मिल जाता है, जो कि चैंगवन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि जल्दी उसकी शादी होने वाली है अब, और कहता है कि अब तो तुम काम नहीं करोगी। पर चैंगवन बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं शादी के बाद भी अच्छे से अपना काम हार्डवर्क के साथ करूंगी। पर याओ बोलता है कि शिन फैमिली की कोई भी लेडीज काम नहीं करती है। चैंगवन बोलती है कि वर्क उसकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए वो हमेशा काम करेगी। तो याओ उसे गुड लक बोलकर चला जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करते हैं, जहाँ पर जाओ भी इन्हें ज्वाइन करता है, जहाँ पर मॉम इस बात से अभी भी अपसेट थी कि डैड मिस जैंग की कार नहीं लेकर आ पाए। तो माँ बोलती है कि अगर आप लोगों को कार चाहिए तो आप मेरी कार ले जाइए, जो सुनकर वो काफ़ी खुशी से मान जाती है। तो जाओ यहाँ पर माओ को भी उनके साथ डिनर पर चलने के लिए बोलता है, पर मॉम बोलती है कि पहले माओ से पूछना चाहिए ना तुम्हें कि वो फ्री है कि नहीं। तो माओ यहाँ पर मना कर देती है। वो बोलती है कि ये सभी आपका फैमिली मैटर है, जो सुनकर जाओ को अच्छा नहीं लगता। अब जब डिनर के बाद माओ जाओ को अपनी कार की तरफ लेकर जा रही थी तो जाओ उससे बोल देता है कि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया, और मेरी मॉम भी कितनी मीन है, उन्होंने तुमसे कार लेने के लिए पूछ लिया लेकिन साथ में आने के लिए नहीं पूछा। इस पर वो उसे समझाती है कि ये सब तुम्हारा फैमिली मैटर है और बताने लग जाती है कि कैसे उसके पेरेंट्स काम के चक्कर में हमेशा बिजी रहे। हालांकि वो काफ़ी रिच है लेकिन फिर भी उसे उसकी फैमिली के जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। जब उसने उसकी फैमिली को देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें प्राइसलेस है। फिर वो इससे यहाँ पर बोलती है कि कैसे चैंगवन का लव करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और वो इन सब चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करती है। इसीलिए जब तुम शिन फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाओ तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना, जिसके लिए जाओ मान जाता है। अब वो उसे अपनी कार की कीज़ देती है ताकि वो उसे ले जा सके। जैसे ही जाओ कार के अंदर बैठता है तो माँ उसकी सीट वगैरह एडजस्ट करने लग जाती है, जिसे अपने इतना पास देखकर माओ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है तभी उसे माओ का मैसेज आ जाता है, जो उसे पूछती है कि क्या तुम पहुंच गए, तो वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो उसे यहाँ पर एक नेकलेस की फ़ोटो भेजती है और बताती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसलिए मैंने उनसे इंस्पायर होकर एक नेकलेस बनाया है, जो देखकर जाओ को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मॉम वो ड्रेस पहनकर डैड को दिखा रही थी और डैड यहाँ पर बिना देखे मॉम को कॉम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। पर फिर दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं कि अब उनकी बेटी इस घर को छोड़कर जाने वाली है। जिस बीच हम जाओ को देखते हैं, जिससे कि एक मेल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि पहले जिस कंपनी में वो जॉब के इंटरव्यू देने के लिए गया था वहाँ पर उसको सिलेक्शन नहीं हो पाया। तभी चैंगवन उससे उसके पास बात करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि कैसे उसने इस घर के अंदर एक रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसे यहाँ पर बाहर फोल्डिंग बेड के ऊपर सोना पड़ता है, इसलिए मेरे जाने के बाद वो रूम तुम्हें मिल जाएगा। जो सुनकर वो कहता है कि मैं अभी तो जॉब करूँगा ना तो बाहर ही रहूँगा, इसीलिए मैं ये रूम यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, और दोनों हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तभी डैड भी सूट पहनकर बाहर आते हैं, जो कि इन लोगों के सामने डांस करने लगते हैं, पर वो कुछ ज़्यादा ही मस्ती में थे जिसकी वजह से उनकी पैंट फट जाती है, जो सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। यहाँ से फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियालिंग अपनी मॉम और सिस्टर के साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल गया था। वही हम मिस्टर शिन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनका जो टेंडर इजीली पास हो जाता था वैसा अब नहीं हो रहा था। तो उनके असिस्टेंट यहाँ पर उनके मसाज करने के बहाने बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। तभी उन्हें उनकी वाइफ का कॉल आता है, जो पूछती है कि आप कब आ रहे हो, पर वो मना कर देता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे मीटिंग में जाना है। ये बोलकर वो कॉल रख देता है। उसकी असिस्टेंट कहती है कि आपकी बिहाफ पर मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगी और आप जाओ, आपकी बेटे की शादी बहुत ही बड़ा ओकेजन है। पर वो कहता है कि मेरे लिए बिजनेस पहले आता है। दूसरी तरफ चैंगवन की फैमिली रेडी होकर रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी, जहाँ पर मॉम तो रेस्टोरेंट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि कितनी अच्छी और एक्सपेंसिव जगह है। पर क्योंकि
क्योंकि जियालिंग अपनी फैमिली के साथ अभी तक नहीं पहुंचा था। तो चैंगवन उन्हें बोलती है कि वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आते ही होंगे। इस पर मॉम कहती है कि ट्रैफिक हमें क्यों नहीं मिलता। जो सुनकर चैंगवन सभी लोगों को टी ऑफर करती है, पर उतने में ही वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे से मिलते हैं। जहाँ मॉम जियाली को कॉम्प्लीमेंट देने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। लेकिन उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा रूड होता है। वो बोलती है कि मैं तो खड़े खड़े थक गई और चलो बैठते हैं। ये बोलकर वो सबसे पहले खुद ही जाकर बैठ जाती है। जहाँ पर जियालिंग चैंगवन के पास बैठना चाहता था, लेकिन उसके पास जाओ बैठ जाता है। इसीलिए अब जियालिंग को अपनी फैमिली के साथ बैठना पड़ता है। जहाँ पर मॉम पूछते हैं कि मिस्टर शिन नहीं आए, तो जियालिंग की मॉम बताती है कि उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए वो नहीं आए। ये सुनकर मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट ओकेजन में वो आदमी एब्सेंट है। तो जियालिंग यहाँ पर अपने डैड को कवर करने के लिए बोलने लग जाता है कि उन्होंने आप लोगों से माफ़ी मांगी है कि वो लोग इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन पर नहीं आए, पर उन्होंने मुझे आप लोगों का पूरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा खाना ऑर्डर करता हूँ। जहाँ फिर से जियालिंग बहुत ही रूड वे में अपना और अपनी फैमिली का पूरा फेवरेट खाना चैंगवन को ऑर्डर करने के लिए बोलती है और सब कुछ अलग अलग ऑर्डर करने के लिए बोलती है, जो देखकर चैंगवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।